आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया फॉर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की या प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस वगैरह एब्सेंट हो तो उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है और ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें के मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह नजर आ रहे हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स और प्रोटिस्ट यानी अमीबा वगैरह नजर आ रहे हैं। यानी ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये क्या होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक सेल नजर आ रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स नजर आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं या खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कौन सी ऑर्गेनेली है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कौन सी ऑर्गेनेली है, ये है न्यूक्लियस। तो इस तरह की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन यानी ऐसे स्ट्रक्चर जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि सेल ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, जबकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होती या एब्सेंट होती हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में पाए जाते हैं तो उसमें ये कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ये ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। यानी न्यूक्लियस की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये वो ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल यानी विरासती मादा जिसे डीएनए कहा जाता है वो मौजूद होता है। तमाम जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो हेरिडिटी मटेरियल के पास होती है, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पे काम करता है। यानी इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है। तो डीएनए के ऊपर सारी जो इंस्ट्रक्शंस या हिदायत होती हैं प्रोटीन्स के लिए यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो कोडेड होती हैं। यानी डीएनए के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। और डीएनए कहाँ पे मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो एक खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसे ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस के नतीजे में डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। और आरएनए जब बन जाता है तो उसके बाद आरएनए मूव करते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस से निकल जाते हैं और साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं। और साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है। तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इस तरह से एक सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन सेंटर होता है यानी न्यूक्लियस, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और ये इंफॉर्मेशन बाद में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाती है। यानी इन्हीं इंफॉर्मेशन की बेस पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है जो कि हमारी बॉडी के ना सिर्फ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं बल्कि इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से यूकैरियोट्स के लिए न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और बाकी की जो ऑर्गेनेलिज होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वो एब्सेंट होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है यानी डीएनए वगैरह, तो उसके लिए ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो इन ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं होता, लेकिन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है यानी डीएनए, तो वो सेल के अंदर मौजूद होता है, तकरीबन सेंट्रल एरिया में दरमियान में मौजूद होता है। और उस रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन।
तो यहाँ पे हम एक डायग्राम की मदद से प्रोकैरियोटिक सेल देख लेते हैं, यानी यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल को हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी डीएनए वो कहाँ पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये पूरा जो है ये बैक्टीरिया का सेल है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मेम्ब्रेन हटा के ये इंटरनल पोर्शन दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये जो हमें ये वाला पार्ट नजर आ रहा है ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि सेल के तकरीबन दरमियान में मौजूद है और इस रीजन को न्यूक्लियोइड रीजन कहा जाता है। यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स का वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। तो ये तो थी इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस के किस तरह न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। तो न्यूक्लियस की तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक ऑर्गेनेली है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होगी, जबकि ये यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है, यानी ये सेल के लिए एनर्जी जनरेट करते हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी की फॉर्म में। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्म में एनर्जी बनती है और एनर्जी की जरूरत तमाम सेल्स को होती है और ऑटोमेटिकली तमाम ऑर्गेनिजम्स को होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जनरेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस से एनर्जी जनरेट होती है। स्पेशली रिस्पायरेशन की कौन सी टाइप होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन यानी ऐसी रिस्पायरेशन का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह से सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस से माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी एटीपी प्रोड्यूस करती हैं और इसी एनर्जी को सेल्स अपने मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एटीपी की रिक्वायरमेंट की बात करें यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, सेलुलर ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, यानी एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। सेलुलर वर्क यानी सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो इस डायग्राम में ऑर्गेनेली यानी माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई गई है जो कि कहाँ पे मौजूद होती है, सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। साइटोप्लाज्म जो सेल का फ्लूइड पार्ट होता है उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होती हैं जिसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी शामिल है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ सेल। तो एनर्जी जनरेट कहाँ से होती है, एनर्जी जनरेट होती है वो फूड जो हम खाते हैं उससे। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, जब ये मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में शामिल होते हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है जिसे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहा जाता है और इससे क्या बनता है, ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में पायरूवेट मॉलिक्यूल। अब ये जो पायरूवेट है ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खास किस्म के प्रोसेसेस होंगे जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल है। तो यहाँ पे मौजूद होते हैं मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स और को एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, खास किस्म के सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शंस होने में मदद देते हैं और को एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के हेल्प करते हैं रिएक्शंस होने में। तो इस तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ एंजाइम्स की मदद से रिएक्शंस होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में और यही जो एनर्जी होती है सेल इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस के लिए। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और अगर हम बात करें अब प्रोकैरियोट्स की कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया अपना कोई रोल प्ले करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। तो इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होंगे। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि फिर प्रोकैरियोट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, यानी प्रोकैरियोट्स के लिए फिर एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं यानी एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन के थ्रू और इसी एनर्जी से प्रोकैरियोटिक सेल्स अपनी एक्टिविटीज को मेंटेन रखते हैं। तो आज हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया फॉर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में।